हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं स्मित भारद्वाज, जो कि आज बात करेंगे हम लोग मैथ के बारे में। और इस मैथ में सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है जो यूपीपी के अकॉर्डिंग है, वो है आपका नंबर सिस्टम। ये पहला है हमारा क्या, नंबर सिस्टम। तो इस नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? इस नंबर सिस्टम का मतलब होता है क्या, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस संख्या पद्धति में सबसे पहले चर्चा करने से पहले जो है हम लोग इसमें पढ़ते हैं क्या, प्राकृत संख्या। क्या पढ़ते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होती है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? तो किसी वस्तु के गिनने के काम जो संख्याएं आती है वही आपकी क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। तो सबसे पहले एक नाम आता है वैज्ञानिक का, जिसका नाम है आपका पाइनोस। क्या नाम है आपका? पाइनोस। पाइनोस ने ही सबसे पहले इसकी परिभाषा दी कि जिन वस्तुओं को गिनने के लिए हम उपयोग में लाते हैं वही आपकी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। यानी कि जो वस्तुओं के गिनने के काम आती है, जो वस्तुओं के किसके काम आती है? तो गिनने के काम आती है। तो गिनने के काम आती है वो आपकी क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। इस प्राकृत संख्या को लिखते किससे हैं? तो एन से लिखते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है ना? किसने दिया था नाम इसका? तो पाइनोस ने दिया था। इसको हम लोग किससे लिखते हैं? तो कैपिटल एन से लिखते हैं। और ये जो प्राकृत संख्या होती है कौन कौन सी होती है? तो आपका 1, 2, 3 डॉट 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 ऐसे करके जो संख्या आती जाएंगी। तो ये संख्या जो होती है आपकी कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्या होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि देख रहे हैं कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, क्या दशमलव में संख्या आ रही है? नहीं आ रही है। इसका मतलब कि दशमलव में संख्या नहीं होती है, टूटी फूटी कोई संख्या नहीं होती है इसमें। ठीक है ना? टूटा फूटा हुआ नंबर जो होता है ना, इसमें नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये पूरा पूर्ण संख्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, ना दशमलव में होगा ना भिन्न में होगा। ठीक है? ये सीधा क्या होगा आपका? पूर्ण संख्या में होगा। ठीक है ना? तो ये हमारी होती है कौन सी? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या के बाद से इसी में क्या आता है? दूसरे नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे आती है हमारी कौन सी संख्या? तो दूसरे नंबर पे आती है आपकी पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? होल नंबर। होल नंबर। तो होल नंबर क्या होती है? तो बस इसी प्राकृत संख्या में जब हम जीरो को क्या कर लेते हैं? शामिल कर लेते हैं। यानी कि पूरी जो प्राकृत संख्या है वो तो रहेगी ही, बस इसके साथ क्या हो जाएगा? जीरो शामिल हो जाएगा। तो वो आपकी संख्या क्या कहलाएगी? तो वो आपकी संख्या कहलाएगी क्या? पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो वे संख्या जो प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है वो संख्या क्या कहलाती है? आपका पूर्ण संख्या कहलाती है। और इस पूर्ण संख्या को हम लोग किसे लिखते हैं? तो W से लिखते हैं। ठीक है ना? इस पूर्ण संख्या को किसे लिखा जाता है? W से लिखा जाता है। तो हमसे एक प्रश्न बनता है, और प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न ये बनता है कि बताइए वो कौन सी एक संख्या जो है वो कौन सी प्राकृत संख्या है जो पूर्ण संख्या को क्या करती है? उससे अलग करती है। तो कौन सी संख्या है आपकी? वो संख्या मात्र एक आपकी है, ये जीरो, जो नेचुरल नंबर को इस पूर्ण संख्या से क्या करती है? अलग करती है। इसका मतलब है कि प्राकृत संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होता है। और जब प्राकृत संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होगा तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृत संख्या अलग होगी और पूर्ण संख्या क्या होगी? अलग होगी। अगर ये कहे कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है तब तो सही है भाई। लेकिन अगर ये कह दे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, फिर गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि भाई जब खाना वाना खाते हैं ना हम लोग, तो खाना वाना खाते हैं, खाने में एक मक्खी पड़ गई तो है भाई हटाओ, खराब हो गया, पूरा खाना वाना खाना ही नहीं है, एकदम से बेकार हो गया। समझ रहे हो ना? तो उसी तरह से ये प्राकृत संख्या है। तो इस पूर्ण संख्या को अगर हम प्राकृत संख्या बोले तो ये हमारा गलत होगा। क्यों गलत होगा? भाई इसमें जीरो आ रहा है, इसमें जीरो नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब है कि ये प्राकृत संख्या हमारी जो है पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कभी नहीं होती है। ठीक। अब दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं। तो दूसरे नंबर पे पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या के बाद से क्या आता है? पूर्णांक आता है।
क्या आता है आपका? पूर्णांक। तो अगला बात करेंगे हम लोग तीसरे नंबर पे कौन सा? पूर्णांक बात करेंगे, जिसको हम लोग इंटीगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीगर। तो तीसरा नंबर जो होगा आपका वो क्या होगा? पूर्णांक। क्या होगा? पूर्णांक होगा। अब जरा ध्यान देना भाई थोड़ा सा, इंटीगर। इंटीगर, अब इंटीगर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है? तो तराजू आप देखे हो ना, बिल्कुल तराजू आपने देखा होगा। तो तराजू के बीच में जो ये डंडी होती है एकदम मध्य में इसके, ना इधर का ना उधर का, ना तेरा ना मेरा, सीधा बीच का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब डंडी के इधर की तरफ चलते हैं, अगर इस डंडी से इधर दाएं की तरफ चलेंगे तो आपका चिन्ह क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अगर हम इसके इधर की तरफ चलेंगे बाएं की तरफ, तो यहाँ पे चिन्ह क्या होता है? धनात्मक होता है, ठीक है। हालांकि बाएं की तरफ यही बायां हमारा ये होता है, दायां वो होता है। तो बाएं की तरफ अगर इधर आएंगे तो माइनस में होगा, अगर इस मूल बिंदु से दाएं की तरफ जाएंगे तो इधर क्या होगा? प्लस होगा। तो इसका मतलब है कि बीच में जब वो लकीर एक जैसा बन जाता है ना, तराजू जब हम जाते हैं जो खाना खाने के लिए, तो भाई हमको 1 किलो चाहिए, तो 1 किलो में इधर जहाँ गया कम, बस भाई पारा गर्म हो जाएगा। इसलिए हमको पारा गर्म नहीं कराना है, ठीक है, उसको मिडिल में रखना है। तो बेचारा मिडिल में रखता है वो। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे न तेरा न मेरा, तो होता क्या है? जीरो। भाई जीरो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती है। ये बताता है ना कि ना तो ये कभी प्लस हो सकता है, सॉरी, ना तो ये कभी माइनस हो सकता है और ना ही कभी ये प्लस हो सकता है। इन दोनों में से कभी हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा? ना प्लस होगा ना माइनस होगा। तो जीरो मात्र एक ऐसी संख्या है, ना तो प्लस होती है और ना ही माइनस होती है। आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं कि इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा बहुत आसान है। क्या है कि इधर जब हम चलते हैं तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 ऐसे करके डॉट डॉट आता रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जीरो से ठीक दाएं की तरफ क्या आ गया हमारा? तो कहेंगे कि सर प्राकृत संख्या आ गई। क्या आ गई? प्राकृत संख्या। जब इसके ठीक हम बाएं की तरफ अगर चलते हैं तो इधर क्या हो जाएगा हमारा? तो कहेंगे कि सर माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक संख्या और ये क्या हो गई आपकी? धनात्मक संख्या। ये ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या है। बीच में बचा ये ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है। इसका मतलब है कि प्राकृत संख्याओं के साथ, ध्यान रखिएगा, प्राकृत संख्याओं के साथ ऋणात्मक मान तथा शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? पूर्णांक। हालांकि ये सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हम क्या करते हैं कि इस जीरो को भी इसमें शामिल कर लें, अगर जीरो को इस प्राकृत संख्या में शामिल कर लेते हैं तो अभी बताए हैं क्या बनता है? पूर्ण संख्या बनती है। क्या बनती है आपकी? पूर्ण संख्या बनती है। बिल्कुल सही, आपने सही सोचा कि भाई पूर्ण संख्या बनती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 थी और इसमें जीरो शामिल हो गया था तो पूर्ण संख्या बन गई थी। अब इसी पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक मान को ही क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। समझ में आया? यानी कि पूर्ण संख्याओं के साथ प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को, अब भाई 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, तो प्राकृत संख्या ही है, लेकिन इस प्राकृत संख्या का मान क्या है आपका? ऋणात्मक है। तो इसका मतलब ये माइनस में आएगा इधर की तरफ, और जब माइनस में आएगा तो इसको हम लोग ऋणात्मक प्राकृत संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक प्राकृत संख्या। अब ऋणात्मक प्राकृत संख्या तो ये हमारी हो गई। तो पूरा डिफिनीशन इसका अगर हम बनाएं तो इस तरह से हो जाएगा कि प्राकृत पूर्ण संख्याओं के साथ प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? कि प्राकृत पूर्ण संख्याओं के साथ, यहाँ से लेना है, ठीक है, पूर्ण संख्याओं के साथ प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। तो 3 पूर्णांक होते हैं और पूर्णांक क्या होता है आपका? तो वो होता है आपका माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में 1 2 3 फलाना, ठीक है। उसके बाद से ये आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जीरो। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जीरो, जीरो के बाद से फिर जाएंगे उधर की तरफ, क्या होगा? प्लस 1 2 3 4, तो ऐसे करके आएंगे तो ये सभी क्या कहलाती है? आपकी पूर्णांक कहलाती है। तो पूर्णांक ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, धनात्मक होता है, ये तीनों होता है, ठीक है। तो इतना चीजें आपको क्लियर हुई, पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। तो पूर्णांक के बारे में हमको पता हो गया। अब थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। चलिए आगे क्या है? तो अगला जो होगा हमारा, अगला होगा वो आपका होगा कौन सा? तो
वो होगा आपका, इसमें हम जो पढ़ेंगे अगला, सम संख्या। इवन नंबर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग? इवन नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। ये सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है? लगभग आप सभी को पता होगा भाई, यूपी की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो चीज़ें आनी चाहिए। फिर भी नहीं आता है तो उसको बताया जाएगा, पूरा बेसिक एकदम जीरो लेवल से चला जाएगा, ठीक है। सम संख्या क्या होती है? तो वे संख्या जो दो से पूर्ण रूप से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। भाई हमने कह दिया ना कि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। पूर्ण रूप से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। यानी विभाजित होने का मतलब क्या होता है? कहीं कि सर विभाजित होने का मतलब कट जाती है संख्याओं को। बिल्कुल, पूर्ण रूप से विभाजित है, यानी कि दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, वो आपकी क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। तो अगर हम कहें कि क्या एक सम संख्या हो सकती है, तो कहेंगे सर 2 से भाग करके देख लीजिए। तो 2 से भाग करेंगे तो भाई भागे नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये दशमलव में कुछ आकर कटेगा। तो इसलिए जो है एक हमारा पूर्ण संख्या बोल रहे हैं, सॉरी, सम संख्या नहीं होगा। क्या 2 होगा? तो बिल्कुल 2 का भाग चला जाता है, पूर्ण संख्या होगा। क्या 3 होगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 से भाग करेंगे तो ये किसमें आएगा? पॉइंट में आएगा। तो इसलिए ये हमारा नहीं हो सकता। बात करते हैं किसका? 4 का। तो 4 हो सकता है ना? हाँ। तो जो संख्या 2 से कटती है वो संख्या क्या कहलाती है? आपकी सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि पूर्ण रूप से वो क्या हो जाए? संख्या विभाजित हो जाए। बात करते हैं इसी का उल्टा, एक होता है सम संख्या के बाद से कौन सी संख्या आती है आपकी? तो वो होती है कौन सी संख्या? विषम संख्या। क्या होती है? विषम संख्या। और विषम संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? ओड नंबर। ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या होता है? विषम संख्या। तो वे संख्या है जो 2 से न कटे, इसी का अपोजिट। वे संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो, वो संख्या क्या कहलाती है? आपकी विषम संख्या कहलाती है। तो विषम संख्या क्या होगी? सर 1 2 से नहीं कटेगा तो विषम संख्या है। क्या 2 कट जाएगा? तो 2 कटेगा। तो 2 तो सभी पढ़े थे कि सम संख्या होती है। तो विषम संख्या कैसे हो सकती है? क्योंकि वही उसका क्या है? अपोजिट है। उसके बाद से 3 की बात करते हैं। हाँ, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है। तो बाकी सभी बचे जो ये आपकी संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है। तो वे संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करें आगे हम, फिर विषम संख्या के बाद से क्या आता है? तो विषम संख्या के बाद से आता है आपका कौन सी संख्या? तो विषम संख्या के बाद से अब आता है आपका, इसमें हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमारी अभाज्य संख्या। क्या होती है अभाज्य संख्या? जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है। ये प्राइम नंबर हमारी होती है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या याद रखिएगा कि इसकी परिभाषा अगर लिखते हैं तो वे संख्याएं जो एक से तथा अपने आप से विभाजित हो जाती हैं, अपने आप से विभाजित हो जाती हैं, किसी अन्य संख्या से नहीं, किसी अन्य संख्या से नहीं, किसी अन्य संख्या से नहीं, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वे संख्या जो एक से कटे, समझ रहे हैं ना, तथा अपने आप से कटे, यानी अपने आप से विभाजित हो जाती हैं, किसी अन्य संख्या से नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभाज्य संख्या के अगर गुणनखंड होंगे, क्या होंगे? गुणनखंड होंगे, तो कम से कम कितने होंगे आपके? 2 होंगे। कम से कम नहीं, अधिक से अधिक 2 होंगे, ठीक है। अधिक से अधिक कितने गुणनखंड होंगे इसके? 2 होंगे। तो वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब बात करते हैं कि सर अपने परिभाषा लिखा दिया यहाँ पे
पहचानेंगे कैसे इसको कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है, कैसे हम लोग पता करेंगे, तो चलिए एग्जाम्पल देने से आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम 1। अब 1 के 2 गुणनखंड आप बना सकते हो। कहूँ कि हाँ सर जी हजारों बना सकते हैं। अरे भाई बना लोगे, पता है हजारों बना लोगे। 1 में गुणा 1 का करते जाओगे सर 1 से अधिक का गुणनखंड हो गया। नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 अलग अलग होना चाहिए। एक अपने आप से तो डिवाइड हो ही रहा है, लेकिन फिर एक और अलग अपना चाहिए, समझ रहे हो ना, उससे भी डिवाइड हो जाए। तो ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो रही है, इसका एक और गुणनखंड हमारा नहीं बन पा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हम लोग को कभी भी 1 को इस अभाज्य संख्या के रूप में लेकर नहीं चलते हैं, तो हमारा 1 नहीं होता है। आप नोट करके लिख लीजिएगा कि 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब बात करें अगले, तो अगला नंबर है आपका कौन सा, 2 है। क्या है, 2। तो 2 आपकी अभाज्य संख्या है। अब कहेंगे कैसे, तो सर इसके 2 गुणनखंड होंगे ना, 2 गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे, क्या होंगे 1 गुणे 2। अब बताओ क्या इसके अलावा और बन सकता है क्या। भाई साहब हमने लिख दिया है कि वे संख्याएं जो 1 से अपने आप से विभाजित हो जाती हैं, किसी अन्य संख्या से नहीं, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। बिल्कुल, यानी कि ये संख्या जो है 1 से भाग होगी और फिर अपने आप से भाग होगी। वो 1 वाला नहीं था कि 1 से भाग हो रहा था या अपने आप से हो रहा था, वो नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 होगा। लेकिन एक और चीज, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है ही, सबसे छोटी अभाज्य संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या भी है, सम संख्या भी है। ये महत्वपूर्ण चीजें है ये लाइन, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि 2 तो है अभाज्य संख्या जो 1 से कट रही है, अपने आप से कट रही है, किसी और से नहीं। वे संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या भी है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी भी सम अभाज्य संख्या आपकी कौन सी है, 2 है। अभी हमने पढ़ा है ना पीछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम संख्या कौन सी होती है, तो सम संख्या 2 होती है और अभाज्य संख्या भी क्या होती है, 2 होती है। अगर स्टेटमेंट में लिख कर दे दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 तथा सम संख्या भी 2 ही होती है, तो क्या स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, नहीं, सही होगा हमारा। क्यों सही होगा, क्योंकि 2 जो होता है वो सम संख्या भी होती है सबसे छोटी और अभाज्य संख्या भी सबसे छोटी होती है। अब थोड़ी सी बात करते हैं, हम लोगों को पूछता है डायरेक्ट कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। 1 से लेकर, नोट करके आप लिख लेंगे कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है आपकी कितनी, 25। भाई ये तो सब कोई बताता है, 1 से लेकर 100 तक जो संख्या होती है वो अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती है। लेकिन क्या पता अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि 1 से लेकर भाई साहब 1000 तक कितनी प्राकृत संख्या होगी, तब तो बहुत लोगों का दिमाग ही खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना। लेकिन आपका खराब नहीं होने देंगे, ठीक है। हाँ, 168 होता है, कितना होता है, 168। अगर पूछ ले आपसे कि 1 से लेकर 1000 तक संख्या कितनी होती है, तो वो आपका 168 होती है, ठीक है ना। ये अभाज्य संख्या होती है आपकी। क्या पता और टाइप के प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पे। अगर हमसे पूछ ले 1 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो भाई साहब अब गिनोगे क्या, गिन भी सकते हो, ऐसा टाइम नहीं लगेगा। 8 होती है, कितनी होती है, 8। अगर पूछ ले 1 से लेकर 30 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो सर 10 होती है, कितनी होती है, 10 होती है। अगर पूछ ले आपसे 1 से लेकर 75 तक संख्या या 1 से लेकर 50 तक संख्या कितनी होती है, अगर पूछ ले आपसे कि 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है,
15 होती है। कितनी होती हैं? 15 होती हैं। क्या आपको ध्यान आ रहा है ना? तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से भी हमारे प्रश्न पूछते हैं। फिर पूछ ले 1 से लेकर भाई साहब 75 तक के बारे में बताइए। लीजिए प्रश्न बनाने वाला देखिए कैसा भी आपसे प्रश्न बनाया जा सकता है। तो याद रखिएगा 1 से लेकर 75 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है? आपकी 22 होती हैं। कितनी होती हैं? 22 होती हैं। ठीक है ना? कितनी होती है? आपकी 22 होती हैं। अगर पूछ ले डायरेक्ट 1 से लेकर 100 तक, तो भाई साहब हमने बता दिया है कितनी होती है आपकी, और 1 से लेकर 100 तक आपकी 25 होती है। तो पहला चीज 1 से लेकर 20 तक 8, 1 से लेकर 30 तक 10, 1 से लेकर 50 तक 15 और 1 से लेकर 75 तक कितना हो जाएगा? 22। देख सकते हैं कि 22 होता है कि नहीं होता है। तो 50 तक तो 15 हो गया, 50 के बाद चलते हैं तो 51 नहीं, कट जाएगा। 53 क्या होता है? 53। उसके बाद से 57 नहीं, 57 नहीं होगा। 59 के बाद से क्या होगा आपका? 61 के बाद से क्या होगा आपका? 61 के बाद से होगा आपका 63 नहीं होगा। 67 होगा, क्या होगा? 67 के बाद से क्या होगा आपका? 71 के बाद से क्या होगा? 73 हो सकता है, 73 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 73 भी हो सकता है। अब 73 के बाद से 75 74 नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि 1 2 3 4 5 6, तो 15 में 6 जोड़ो भाई, तो 15 5 20 और 1 21, सॉरी यहाँ पे 21 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा भाई देख लेना, मिस्टेक हो गया था। ठीक है ना? तो 1 से लेकर 75 तक पूरा कितना होता है? 21 होता है। 50 तक तो हमने गिन लिया, 53 होता है। 15 होता है, 15 के बाद से 53 होता है, 53 के बाद से 59 और 53 के बाद से 57 59 61 और 63 तो नहीं होता है, 67 और 68 69 भी नहीं होता है, 71 होगा और 73। ठीक है, हाँ तो 21 होती है। 1 से लेकर 75 तक कितनी होती है? 21। ठीक है ना? थोड़ा याद रखिएगा इसको। तो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि क्या होती है ये सब। ठीक है, अगर एक और चीज़ अभाज्य संख्या के बारे में हमने पूरा जान लिया। ठीक है।